हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए तैयार बैठे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 11th में हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 जो स्टार्ट हो चुका है, यूनिट 1 का ही सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें आप सभी को पता है कि सर R.H. विटेकर ने कुछ लक्षणों के आधार पर जीवों को और जंतुओं को 5 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया था। ठीक है, उसमें कुछ लक्षण ऐसे थे जिनके आधार पे उनका ये वर्गीकरण किया गया था। आप सभी को पता है कि किंगडम में आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी आते हैं। फिर हमने किंगडम मोनेरा के बारे में बहुत विस्तृत अध्ययन कर लिया है, जिसमें मैंने आपको पिछली कुछ कक्षाओं में, कुछ सेशंस में ये बता दिया है कि किंगडम मोनेरा में सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो भी इस संसार में पाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया आपके किंगडम मोनेरा में आते हैं। जिसमें भी बैक्टीरियाज भी आपको मैंने बताया कि ये 2 प्रकार के होते हैं। आद्य बैक्टीरिया जिन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, और उसके बाद यू बैक्टीरिया। तो आद्य बैक्टीरिया वो उस प्रकार के बैक्टीरिया जो हमेशा प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं, जो जब भी इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, पता नहीं कितने करोड़ों साल पहले, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब चर्चा की जाएगी, लेकिन इतने करोड़ों साल पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तब इस पृथ्वी का वातावरण कैसा रहा होगा, बहुत कठिनतम रहा होगा। लेकिन उन कठिनतम परिस्थितियों में भी ये बैक्टीरिया आपके जीवन के रूप में पहली बार पृथ्वी पर आ गए थे, इसीलिए इन्हें आद्य बैक्टीरिया यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। उसके बाद हमने यू बैक्टीरिया के बारे में जाना। आद्य बैक्टीरिया जो बहुत कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं, जिसमें आपको मैंने हेलोफिल्स, थर्मोएसिडोफिल्स और मिथेनोजेंस के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको यू बैक्टीरिया, उनकी पोषण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा हुई थी हमारी। उसके बाद फिर बच्चों हम लोगों ने जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी रसायन संश्लेषी होते हैं। कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने परजीवी के बारे में जान लिया था। हम लोगों ने सैप्रोफिटिंग यानी मृतोपजीवी बैक्टीरिया के बारे में भी जान लिया था, जिसमें कुछ डिकम्पोजर्स होते हैं जो दूसरे मृत पदार्थों को डिकम्पोज करके अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट आपका किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा, उसके बारे में बात करनी है कि उसमें किस किस प्रकार के जीवों को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो हमें पहले किंगडम प्रोटिस्टा के मूल लक्षण के बारे में जानना है, और उसके बाद उसमें और कौन कौन से जीवों को उस कैटेगरी में रखा गया है उनके बारे में जानना है। तो बिना देर किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा हम स्टार्ट करेंगे आज। जो हम लोगों का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोगों को क्या जानना है, आप सभी को मैंने बता दिया था कि 5 किंगडम होते हैं, है ना। मोनेरा, फिर आपका प्रोटिस्टा, बाद आपका फंजाई, उसके बाद आपका और आपका प्लांटी। बच्चों जो आपका पहला चैप्टर था द लिविंग वर्ल्ड, उसमें आपको किस तरीके से वर्गीकरण किया गया उसके बारे में पूरा समझा दिया गया था। जो चैप्टर नंबर 2 है आपका यूनिट 1 का ही, जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिट 1 का ही है ये चैप्टर नंबर 2। इसमें आपको किंगडम मोनेरा के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया गया, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। तो ये आपका हो गया है डन। ठीक, आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। ठीक, उसके बाद हमें इस चैप्टर में केवल फंजाई के बारे में चर्चा करना बाकी रहेगा, और
फिर इसी यूनिट में किंगडम एनिमेलिया को बहुत ब्रीफ में बताया गया है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगा बच्चों, और ये आपका चैप्टर नंबर 4 में आप पढ़ेंगे। किंगडम एनिमेलिया को आप चैप्टर नंबर 3 में और किंगडम प्लांटी को आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लेंगे, या आप बुक में देखिए आपका प्लांट किंगडम है चैप्टर नंबर 3 में, आपका प्लांट किंगडम है चैप्टर नंबर 3 में, और एनिमल किंगडम आपका है चैप्टर नंबर 4 में। ये है आपका चैप्टर नंबर 3 में, यानी कि प्लांटी के बारे में और एनिमेलिया के बारे में आपको बहुत ब्रीफ में पढ़ना है, तो उसके लिए उसके अलग अलग चैप्टर में ही उसको दे दिया गया है। तो इस चैप्टर में हमको केवल मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में पढ़ना है। बिना देर किए हुए अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा के बारे में बच्चों, इसके कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं? प्रोटिस्टा के कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं, इसको हम देखेंगे। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यानी ये प्रोटिस्टा केवल नाम लग रहा है कि ये प्रोकैरियोट्स वाली बात होगी, लेकिन प्रोटिस्टा से आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी नहीं आती। मोनेरा में आपके सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, पर जब आप प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो उसमें आपके प्रोकैरियोट्स एनिमल नहीं आते हैं। प्रोटिस्टा में आपके आते हैं बच्चों सारे के सारे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ये आपका है चैप्टर नंबर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीव जगत का वर्गीकरण। कैसे हैं आपके यूकैरियोट्स होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स नहीं होते, यूकैरियोट्स होते हैं। मतलब इनके अंदर जो केंद्रक झिल्ली होती है वो बच्चों मौजूद होती है और डेवलप होती है। केंद्रक झिल्ली इनकी कैसी होती है? डेवलप्ड होती है। तो यानी कि प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय किंतु कैसे? सत्य केंद्रक वाले। तो कैसे? आपके सत्य वाले, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस वाले। ट्रू यस वाले एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया कि प्रोटिस्टा में जो सभी जंतु होंगे वो एक कोशिकीय होंगे, लेकिन ट्रू न्यूक्लियस वाले होंगे, तो यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन क्या होंगे बच्चों? जब ट्रू न्यूक्लियस की आप बात कर रहे हैं तो ये होंगे आपके यूकैरियोट्स। ये कैसे होंगे आपके? ये आपके यूकैरियोट्स होंगे। यूकैरियोटिक होंगे, मतलब उनके अंदर जो आपका केंद्रक होगा वो फुली डेवलप्ड होगा, है ना। तो पहला पॉइंट आपका यूनिसेलुलर होंगे लेकिन यूकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक नहीं होंगे। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस यानी सत्य केंद्रक होता है। और क्या होता है बच्चों? झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? आपके झिल्ली युक्त कोशिकांग, यानी अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। तो वो सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आपके झिल्ली के अंदर बंद होते हैं। वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, यानी कोशिकांग जो होते हैं, कोशिका के बहुत सारे अलग अलग अंग जो होते हैं वो आपकी झिल्ली में बंद होते हैं। सामान्यतः ये मिलते कहाँ? पहले कैसे होते हैं, है ना, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको समझ में आ गया। अब इनका स्थान, इनका निवास स्थान क्या होता है? निवास स्थान पहले क्या जानेंगे किस तरीके के होते हैं, उसके बाद फिर बच्चों उनके हैबिटेट्स के बारे में जानना होता है। किसी भी जंतु के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहले वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं और वो कहाँ रहते हैं। तो सामान्यतः ये जीव कैसे होते हैं? सामान्यतः ये जलीय जीव होते हैं, यानी एक्वेटिक होते हैं।
ये जीव वे हैं, इनको आप लिख सकते हैं कि ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कैसे हो सकते हैं, या तो ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या वो फोटोसिंथेटिक नहीं भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कैसे होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषी, ये कैसे होते हैं, प्रकाश। अब अपवाद है, सारे के सारे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। आपके सिलेबस में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो इसमें भी कैटेगरीज को कन्वर्ट करने में बच्चों थोड़ा सा विवाद है, वो आप और हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उन विवादों के बारे में, और उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा हायर क्लासेस में। प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्या मिलता है, अब आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं वो क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में या क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जीवों में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। पर सभी के सभी ऐसे नहीं होंगे। तीसरा, प्रोटिस्टा के जो सदस्य हैं वो कुछ भिन्न प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो आपके जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास, उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास ये आपका क्या है बच्चों, ये एक तरीके की एल्गी है ना, ये क्या है आपका एक तरीके की एल्गी है। तो इसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। ये हरे रंग का होता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। क्लेमाइडोमोनास को हम क्या कहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये आपका एल्गी है ना। इसके बाद फिर आते हैं, ये कैसे होते हैं आपके, ये फाइटोप्लैंक्टन, इन्हें हम क्या कहते हैं, पादप प्लवक कहते हैं। इन्हें हम पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, इन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चों, ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं। ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरते हैं, स्वतंत्र से तैरते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कुछ प्रोटिस्टा परभक्षी भी होते हैं। ये दूसरे प्रोटिस्ट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जैसे आपके प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा में ही आपका प्रोटोजोअन्स भी आते हैं। प्रोटिस्टा में अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्राणी आते हैं, जिनमें आपका एक प्रोटोजोअन्स भी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्रोटोजोअन्स जो हैं वो आपके परभक्षी होते हैं। तो प्रोटोजोअन्स जो है वो कैसे होते हैं, आपके परभक्षी, यानी कि वो दूसरे प्रोटिस्टा को क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। के प्रोटिस्टा को अपना भोजन बना, ये इस प्रकार के जंतु जो दूसरे प्रोटोजोअन्स को, ये प्रोटोजोअन्स जो दूसरे प्रोटिस्टा को अपना भोजन बना लेते हैं, ये आपके बच्चों होलोजोइक यानी कि समपोषी कहलाते हैं, जो अंतर्ग्रहण के तरीके से आपका भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अमीबा। का जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है वो सेम मनुष्यों की तरह होता है। ये समपोषी पोषण दर्शाते हैं। कैसा पोषण दर्शाते हैं, होलोजोइक यानी कि समपोषी, यानी जंतु है पर जंतु को भी ये खा लेता है। कुछ प्रोटिस्ट जो है वो परजीवी भी होते हैं। कुछ प्रोटिस्ट कैसे होते हैं आपके, कुछ कैसे होते हैं आपके परजीवी होते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है।
फिर आपका मैं बताऊंगी यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना ना कैसा है, ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है, ये ऐसा प्रोटिस्टा जीव है जो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करके पादप जीवन दर्शाता है। यानी जब वो प्रकाश संश्लेषण करता है तो आप उसको प्लांट की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन वो आपका प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है जो प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण दर्शाता है। प्रकाश में इसमें क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। ये कलर में ग्रीन होता है, फोटो ये कलर में कैसा होता है बच्चों, ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस दर्शाता है। और ये कलर में क्या होता है आपका, ग्रीन होता है। लेकिन जब प्रकाश है तब ये आपका पादप की तरह दर्शाता है, तब ये पादप की तरह एक्ट करता है। लेकिन जब प्रकाश की अनुपस्थिति में ये जंतुओं की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में एक जंतु की तरह व्यवहार करता है। कौन, यूग्लिना जंतु की तरह व्यवहार करता है। के बाद बच्चों यूग्लिना कैसा है आपका, ये मिक्सोट्रॉफी यानी मिश्र पोषी है। ये इसको क्या कहते हैं आप, इसको आप मिश्र पोषी कह सकते हैं। प्रकाश में अपना प्रकाश संश्लेषण कर देता है, और जब प्रकाश नहीं होता है तो प्रकाश की अनुपस्थिति में जंतु की तरह व्यवहार करता है। इसलिए इसे आप मिश्र पोषी कह सकते हैं। अब इनमें यानी कि इनमें प्रोटिस्टा में रिप्रोडक्शन कैसा पाया जाता है। रिप्रोडक्शन भी आपका सजीवों का एक मुख्य लक्षण है, नॉन डेफिनिट वाला। रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्टा। और हम अभी प्रोटिस्टा के लक्षणों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इनमें किस तरीके का बच्चों, एक तो आपका वेजिटेटिव, आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी तीनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। इसमें आपका तीनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। प्रोटिस्टन्स में तीनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, जो आपका वेजिटेटिव यानी कायिक भी हो सकता है, आपका एसेक्सुअल भी हो सकता है, और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी इसमें पाया जाता है प्रोटिस्टा में। उसके बाद बच्चों जितने भी एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं, यानी कि आपके प्रोटिस्टा हैं, अब कौन कौन से हैं प्रोटिस्टा में, सभी एक कोशिकीय कैरियोटिक जैसे किनको आपको रखा गया प्रोटिस्टा में, आपको रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है, हमें एक चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, समझने में आसानी होगी। प्रोटिस्टा में आपको रखा गया है बच्चों क्राइसोफाइट्स को। क्राइसोफाइट्स इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। पहले इनका नाम जानते हैं कि पहला आपका हो गया क्राइसोफाइट्स, दूसरा आपका हो गया डायनोफ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स। फिर तीसरा आपका हो गया यूग्लिनोइड। के बाद आपका चौथा हो गया, इसको आप कहते हैं अवपंक कवक। पांचवा आपका पाया जाता है बच्चों वो प्रोटोजोआ।
क्रमशः इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं, isophytes with diatoms स्लाइम मोल्ड्स यानी अवपंक कवक, और प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआस। अब हमको प्रोटिस्टा की कैटेगरी में इन 5 कैटेगरीज के बारे में जानना है, 5 कैटेगरीज के बारे में हमें चर्चा करना है। पहला आपका है क्राइसोफाइट्स, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट्स, तीसरा है आपका यूग्लिनोइड्स जिसमें आपका यूग्लिना आता है, चौथे में आपका कुछ कवक, मतलब कुछ कवक की श्रेणी में आते हैं वो अवपंक कवक कहलाते हैं जिन्हें आप स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, और पांचवा आपका प्रोटोजोअन्स के बारे में जानना है हमको। तो अब हम बच्चों जानेंगे क्राइसोफाइट्स के बारे में कि ये क्राइसोफाइट्स जो है ये कैसे होते हैं। ठीक, पहले आपने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जान लिया कि all single cell eukaryotes are placed under protista but the boundaries of this kingdom are not well defined, मतलब उसकी बहुत अच्छी तरह से बाउंड्रीज नहीं डिफाइन कर पाए जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सर आर.एच. मेटिकर ने किया था, उसमें वो इस किंगडम को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर पाए कि क्या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन होता है। एक बायोलॉजिस्ट ने कहा कि वो प्लांट है और दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि वो जंतु की तरह भी व्यवहार करता है। तो हम लोगों को जो हम लोगों का सिलेबस है उसमें हम लोगों को क्राइसोफाइट्स के बारे में जानना है, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानना है, आपका डायनोफ्लैजिलेट्स आएगा, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानना है। फिर हमको बच्चों यूग्लिनोइड्स के बारे में जानना है, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और प्रोटोजोअन्स के। इनको आपने जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने प्रोटिस्टा किंगडम की श्रेणी में रख दिया। और मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक यानी वो जलीय होते हैं, वो जलीय माध्यम में रहते हैं। This kingdom forms a link with the other dealings with plant, animals and fungi। मतलब ये जो है ये कुछ संबंध दर्शाता है, ये कुछ इसमें कुछ कवक भी आ गए, कुछ इसमें एनिमल्स भी दिखाई दे रहे हैं, हमको कुछ पादप भी दिखाई दे रहे हैं, यानी ये जो प्रोटिस्टा है ये दोनों के बीच आपका कोई ना कोई संबंध दर्शाते हैं और वेल डिफाइन नहीं कर पाया गया कि ये कौन सी कैटेगरी रखी जाए, तो इनको प्रोटिस्टा की कैटेगरी में इन सभी को उठा करके रख दिया गया। इसमें क्या होते हैं, कुछ में फ्लैजिला होते हैं, कुछ में फ्लैजिला नहीं होते हैं। Protists reproduce asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। अब हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे हम अब हम क्राइसोफाइट्स की बात करेंगे। क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये आपके फंजाई और एनिमल और प्लांट्स के बीच में कोई ना कोई संबंध को दर्शाते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में क्या होते हैं, इनमें आपके डायटम्स रखे गए, आपके क्या रखे गए, इसमें आपके रखे गए डायटम्स। और इसमें क्या रखे गए बच्चों, इसमें कुछ गोल्डन एल्गी रखे गए जिन्हें हम सुनहरे शैवाल कहते हैं। क्या रखे गए, गोल्डन एल्गी। शैवाल मतलब वो शैवाल की कैटेगरी में आते होंगे लेकिन वो रंग में सुनहरे होते होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं, इन्हीं गोल्डन एल्गी को हम डेस्मिड्स कहते हैं, डेस्मिड्स। और समुद्र में क्या होते हैं, ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं ये समुद्र में ये क्राइसोफाइट्स अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की
की प्रक्रिया के द्वारा स्वयं ही बना लेते हैं। क्राइसोफाइट्स प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। क्राइसोफाइट्स जो हैं उनमें एक तो आपके डायटम्स को रख दिया गया, दूसरा आपका डेस्मिड्स को रख दिया गया, और तीसरा वो समुद्र में क्राइसोफाइट्स जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। अब हम डायटम्स की बात करेंगे बच्चों। डायटम्स क्या होते हैं? क्राइसोफाइट्स में दो आपके हो गए, एक तो डायटम्स, दूसरे आपके डेस्मिड्स। ठीक है, तो जब हम डायटम्स की बात करेंगे तो डायटम्स कैसे होते हैं? डायटम्स कैसे होते हैं? कि जो कोशिका भित्ति होती है, डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों वो बनी होती है आपकी सेलुलोज। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की। ठीक, सेलुलोज की बनी होती है और इसके बीच बीच में शीशे की तरह सिलिका होती है। सिलिका के जमाव के कारण क्या होता है? इसकी भित्ति कठोर हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है? सिलिका भी मौजूद होती है। ठीक, इसके अंदर क्या होती है? सिलिका मौजूद होती है। तो सिलिका के कारण वॉल जो है वो बहुत कठोर होती है। वॉल कठोर होती है और इसी के कारण जब डायटम्स की मृत्यु भी हो जाती है तब भी इनका जो ये सेल वॉल है ये खत्म नहीं होता, इनकी ये भित्ति नष्ट नहीं होती। सिलिका के कारण इसकी वॉल बहुत कठोर होती है। डायटम्स क्या होते हैं? ये अपने पीछे बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति, जब कोशिका भित्ति खत्म ही नहीं होती है तो क्या होती है कि ये अपने पीछे बहुत सारी कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को छोड़ जाते हैं और बहुत सारे लंबे टाइम में, करोड़ों वर्षों में डायटम की ये बहुत सारी जो सेल वॉल होती है ये समुद्री सतह पर जमा होती रही है और इस बहुत बड़े विशाल भंडार को डायटमी मृत्तिका भी कहा जाता है। इस भंडार को बच्चों डायटमी मृत्तिका यानी कि कहा जाता है। डायटमेशियस अर्थ यानी डायटमी मृत्तिका कहा जाता है। क्या? जब डायटम्स की मृत्यु हो रही है और उनका क्या है? सेल वॉल, उनकी सेल वॉल ये खत्म नहीं होती, कठोर होती है तो ये खत्म नहीं होती, ये खत्म नहीं होती। खत्म नहीं होती तो कहीं ना कहीं जमती रहेगी यानी कि वो घुल पाती नहीं है। तो ये क्या करती है? समुद्र की सतह में ये जलीय होते हैं। जब ये क्या समुद्र की सतह में ये सेल वॉल बहुत सारी मात्रा में करोड़ों वर्षों से इकट्ठी होती चली गई तो ये जो है ये इस तरीके का डायटमेशियस अर्थ का निर्माण कर लिया है और डायटमी मृत्तिका का बहुत अधिक महत्व होता है। ये इसका क्या यूज होता है बच्चों? ये इसका कुछ चमकाने के लिए, तेलों को और रसों को छानने के लिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि सेल वॉल में इसकी क्या प्रेजेंट होती है? इसकी सेल वॉल में, डायटम्स की सेल वॉल में, डायटम्स सेल वॉल में डायटम्स की सेल वॉल में सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन ऑक्साइड पाया जाता है। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि प्रोटिस्टा में हम बात करेंगे पहले क्राइसोफाइट्स की, और क्राइसोफाइट्स में हमने डायटम्स के बारे में बात किया और हमने डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में बात करनी है। तो जो ये दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिन्हें हम डेस्मिड्स कहते हैं। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट्स।
दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लैंकटन कहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, यानी कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बना लेते हैं। डायटम्स में क्या होता है, इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स व्हिच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। जैसे आपका एक कुछ इस तरीके की इसकी संरचना होती है, कुछ ऐसी जैसे आपका साबुनदानी देखा होगा आपने, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इनकी सेल्स फिट होती है, प्रकार की संरचना होती है डायटम्स की। और ये आपका प्रकार की संरचना होती है, इनको हम कहते हैं डायटम्स। कैसे होते हैं, जलीय होते हैं और कलरफुल भी होते हैं ना। इनका दो होती है, ये आपकी होती है इपिथीका, जो ऊपर की तरफ से लगी होती है, ऊपर की तरफ से जो सेट होती है उस भित्ति को आप इपिथीका कहते हैं, और ये आपकी हाइपोथीका कहलाती है, हाइपोथीका। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ साबुनदानी के जैसी संरचना बनाते हैं, जो क्या एक दूसरे के ऊपर सेट होती है, एक दूसरे के ऊपर एकदम फिट होती है। जो बाहरी परत होती है उसे हम इपिथीका कहते हैं, और जो अंदरूनी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम हाइपोथीका कहते हैं। मतलब ये क्या करती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर देती है और एक दूसरे में फिट हो जाती है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड thus the walls are indestructible। इनके अंदर क्या होती है, वॉल जो होती है, इनमें क्या पाई जाती है, आपकी सिलिका प्रेजेंट होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कठोर होती है और इसीलिए ये खत्म नहीं होती है डायटम्स के मरने के बाद भी। ठीक, तो बहुत करोड़ों वर्षों से जो इकट्ठी होती रही इसकी सेल वॉल, उसको हम क्या कहते हैं, डायटमिक मृतिका कहते हैं, डायटमस एशियस अर्थ कहते हैं। और उसके बाद इसका बहुत सारा यूज भी होता है। Thus, the diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing. Polishing करने में इसका यूज किया जाता है, फिर छानने में और फिल्ट्रेशन, तेलों को छानने के लिए, रसों को छानने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो डायटम्स होते हैं बच्चों, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके ओशन में, यानी कि समुद्र में ये आपके उत्पादक की श्रेणी में आते हैं और सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। डायटम्स में ये कलरफुल होते हैं, तो बच्चों इनमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए, सी और ज़ैंथोफिल नाम के प्लास्टिड्स भी पाए जाते हैं। जैसे ये रेड कलर का है तो इसमें ज़ैंथोफिल की प्रेजेंस होती है, ज़ैंथोफिल प्रेजेंस होती है। इसका क्या कहा जाता है, वर्णक पाया जाता है। कलरफुल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है और डायटम्स में आपका क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। तो हमने डायटम्स के बारे में जान लिया। अब हमें जानना है बच्चों डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। तो ये सब बच्चे आप नोट कर लें, पॉइंट वाइज आपको नोट करना है। डायटम्स की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, उसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सिलिका की प्रेजेंस के कारण बहुत ज्यादा कठोर होती है, इसीलिए ये खत्म नहीं होती है। ठीक है, अब डायटम्स के खत्म मरने के बाद भी कुछ स्टॉक जमा होता चला जाता है उनके हैबिटेट में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डायटमेशियस अर्थ कहते हैं।
इसमें ये कलरफुल होते हैं, ठीक जैसे आपका साबुनदानी का स्ट्रक्चर होता है, नीचे का साबुन रखने का बाउल जैसा होता है और ऊपर से उसका कवर फिट हो जाता है, जैसे इस तरीके का। इससे हम डायटम्स का फिगर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें रेड कलर ज़ैंथोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, जो एक प्रकार का वर्णक होता है। उसके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और पोषण के चीफ प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में डायटम्स को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स, बात करेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स की हम बात करेंगे, उनकी संरचना पहले देखेंगे किस तरह की होती है। तरीके की संरचना होती है बच्चों, जो आप अपने बुक से भी देख सकते हैं, फिगर नंबर 2.4, जिसमें ए आपका डायटम्स दिया हुआ है। ये डायटम्स कैसे होते हैं, हमें चर्चा करनी है डायटम्स के बारे में। इसका डायग्राम आप बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये कैसे होते हैं बच्चों, आपके एक कोशिकीय समुद्री शैवाल होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स कैसे होते हैं, आपके फ्लैजिलेट्स ये कैसे होते हैं, आपके एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर इनकी। और क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, यानी कि एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है बच्चों, वो सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल होती है, उस सेलुलोज की बनी होती है। और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये इस तरीके की प्लेट्स में विभक्त होती है। जो ये सेल वॉल होती है, ये प्लेट्स में डिफरेंशिएट होती है, प्लेट्स में विभक्त होती है। बच्चों आज हम लोगों ने किंगडम्स में प्रोटिस्टा स्टार्ट किया है, जिसमें हमने डायटम्स के बारे में, क्राइसोफाइट्स के बारे में जान लिया है, उसके विषय में हमारी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद आज मैंने डायनोफ्लैजिलेट्स स्टार्ट किया है बच्चों। आज थोड़ा सा ही हो पाया, डायनोफ्लैजिलेट्स कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो अगले सेशन में हम डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और फंजाई के बारे में चर्चा करेंगे। हमें यूग्लिनॉइड्स के बारे में, कुछ अवपंक कवकों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करनी है। तो आज की कक्षा में इतना ही, समय की कमी के कारण इतना ही हो पाया। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। That's all for today. Have a nice day. Take care and bye bye.